सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम सॉल्व करेंगे इंडेक्स 2 के क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं इलस्ट्रेशन 1। अब इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है? एज पर इंडेक्स 2, इन्वेंट्रीज इंक्लूड मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जामिन whether the packing material and publicity material are covered by the term materials and supplies awaiting use in the production process। तो अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं। तो अब जो मिठाई है, क्या वो मिठाई आपको शॉपकीपर हाथ में दे सकता है? नहीं ना, वो मिठाई आपको एक बॉक्स में देगा। तो वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स उसकी प्राइमरी पैकेजिंग में आएगा, लेकिन जो वो मिठाई दूसरे रिटेलर्स को ट्रांसफ़र करता है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में देता है, जो कि एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है। फॉर एग्जांपल, हल्दीराम की मिठाई है, रसगुल्ले हैं, ठीक है, तो वो एक टीन के डिब्बे में आते हैं, तो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, और जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में वो रिटेल को सप्लाई करते हैं वो उनकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। तो इसलिए प्राइमरी पैकेजिंग तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती है, बट सेकेंडरी पैकेजिंग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर पड़ता है। While the primary packaging material may be included within the scope of the term materials and supplies awaiting use in the production process, but the secondary packing material and publicity material cannot be so included, as these are the selling costs which are required to be excluded as per Index 2. For this purpose, the primary packaging material is one which is essential to bring an item of inventory to its saleable condition. आप ऐसा लिख के आएंगे एग्ज़ाम में कि जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो होता है विच इज़ एसेंशियल टू ब्रिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स सेलेबल कंडीशन। अब बिना टीन के डिब्बे के रसगुल्ले थोड़ी बेचे जा सकते हैं, राइट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, कैंस एक्सेट्रा इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। सो ऐसा है। सो नाउ लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2। नाउ ABC Limited buys goods from an overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of component X. The quoted price of component X was 1200 per unit, but ABC Limited has negotiated a trade discount of 5% due to size of the order. ठीक है, the supplier offers an early settlement discount of 2% for payment within 30 days, and ABC Limited intends to achieve this. Import duties of 60 per unit must be paid before the goods are released through custom. Once the goods are released through customs, ABC Limited must pay a delivery cost of 5000 to have the component taken to its warehouse. Calculate the cost of inventory. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ। देखो, दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसे हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सर्टेन होता है, वो एकदम सर्टेन होता है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है या सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो सर्टेन नहीं होता, तो ये कभी भी नहीं मिलता, इसलिए इसे कभी भी लेस नहीं किया जाता है। अब कोटेड प्राइस क्या है? 1200 रुपये पर यूनिट। ठीक है, अब इसमें 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो इसमें से हम 5% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये कोटेड प्राइस है, 1200 रुपये। ठीक है, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, जो होगा 1200 का 5% निकाल लीजिए आप, ₹60। तो आप 60 रुपीज़ माइनस कर देंगे, ये होगा 1140 रुपये।
अब जो 2% सेटलमेंट डिस्काउंट है वो लेस नहीं होगा। अब जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे करनी है 60 पर यूनिट, वो हम ज़रूर ऐड कर देंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाएगा 60 रुपीज़, हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1200 रुपये पर यूनिट का प्राइस है। ठीक है, लेकिन अब क्या लिखा है, डिलीवरी कॉस्ट है 5000। ठीक है, तो वो तो पूरे की है, तो हम उसको या तो पर यूनिट निकाल सकते हैं या तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स का डिलीवरी का ऑर्डर है, राइट? तो या तो आप जो डिलीवरी कॉस्ट है 5000 डिवाइडेड बाय 1000 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज़। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी 1205 पर यूनिट। अब इसे आप 1000 यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5000 सॉरी 1000 इंटू 1205, तो ये हो जाएगा 12,05,000 रुपये। द क्वेश्चन इज डन। नाउ हम लेते हैं इलिस्ट्रेशन 3। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्वेश्चन है ये, तो इसे जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अ बिजनेस प्लान्स फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 10 लाख पर एनम। 10 लाख के पर एनम का ये इनका बजट बन रहा है। ठीक है, ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा इनके 10 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, अब नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 1 लाख यूनिट्स पर एनम। नॉर्मल लेवल 1 लाख यूनिट्स पर एनम। अब ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टीज बिजनेस वॉज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट्स इन द करेंट ईयर। ठीक है, अदर कॉस्ट पर यूनिट्स व 126। अब जो सप्लाई डिफिकल्टीज़ के कारण बिजनेस सिर्फ 75,000 ही यूनिट्स बना पाया। अदर कॉस्ट पर यूनिट व 126। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना है एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। अब बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10 लाख है और नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स पर एनम है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना होना चाहिए जो अलोकेट हो सकता है 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो जाएगा ₹10 पर यूनिट। ठीक है, एंड सिर्फ 75,000 ही यूनिट्स बना पाए, तो जो बची हुई 25,000 यूनिट्स है उनका एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है 10 रुपीज़ एंड अदर कॉस्ट लग गई है ये, चलो ये हमारी आगे प्रोडक्शन ओवरहेड 10 रुपीज़ और अदर कॉस्ट है 126, तो 136 रुपीज़ पर यूनिट। ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। अब अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब कितने ओवरहेड्स पीएनएल में कितने जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे हमारे अराउंड जो हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन था 1 लाख और एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 75,000, तो ये हो गया 25,000। तो अब ये 25,000 इंटू 10 रुपीज़, तो 2,50,000 रुपीज़ के पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ हो जाएंगे।
So thank you.